नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सेलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्वाभाविक है कि हम पीछे की ओर मुड़ करके देखें और जब हम देखते हैं तो आज़ादी के समय ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। भारत का विभाजन। आज़ादी तो मिली लेकिन वो अधूरी आज़ादी थी, मानो आज़ाद होने के साथ ही भारत को पक्षाघात हो गया हो। इस संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सन 1940 में ही अपनी भविष्यवाणी कर दी थी। उस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान अर्थात भारत का विभाजन। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने समय के सर्वाधिक बौद्धिक और प्रतिभाशाली लोगों में से थे और अधिकांश लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरदर्शी चिंतक थे, जिसका प्रमाण यह है कि जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो पुस्तक 1940 में लिखी, लेकिन आगे चल करके 1947 में वही सब कुछ हुआ जो उन्होंने 1940 में लिख दी थी। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस पुस्तक में क्या लिखा था। स्वाभाविक है कि अभी हम पीछे मुड़ करके देखें। दरअसल भारत का विभाजन एक ऐसी घटना है जिसके बारे में वर्तमान पीढ़ी को बहुत कुछ पता नहीं है, और इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं भारतीय राजनीति के, भारत के एक ऐसे आधुनिक काल के मेधा हैं जिनको कि आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनके भी समग्र व्यक्तित्व से बहुत से लोग परिचित नहीं हैं और नेताओं ने भी उनके व्यक्तित्व को आधे अधूरे ढंग से टुकड़ों में अपने अपने फायदे के हिसाब से ही जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मेरी कोशिश होगी कि निरक्षीर विवेक के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के विभाजन के संबंध में अपनी पुस्तक में जिन प्रश्नों को उठाया और जो विचार व्यक्त किया, उसको आप तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर किसी भावना में बह करके नहीं, बल्कि एक बौद्धिक व्यक्ति और चिंतक के नजरिए से भारत के विभाजन और पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी इस पुस्तक में विचार करते हैं। सन 1940 में ही औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग रख दी गई थी। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से तैयार होनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी वर्ष यह पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के बनाए जाने का समर्थन करते हैं। उस पुस्तक के पृष्ठ 220 पर डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण, यह भारत और पाकिस्तान तथा हिंदू और मुसलमान दोनों के हित में होगा। जी, आपने ठीक सुना। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा कि पाकिस्तान का निर्माण भारत और पाकिस्तान दोनों के हक में है और हिंदू और मुसलमान दोनों के हक में है। ऐसा क्यों? तो ये बतलाते हैं। वो एक स्पेशल शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके लिए हिंदुस्तान एक एनोमोलस एक्सक्रेसेंस के रूप में है, अर्थात एक ऐसा
उभार, बाहर की ओर निकला हुआ भाग है जो कि पाकिस्तान के साथ या जो मुस्लिम विचारधारा है उसके साथ वो असंगत है और उसको अलग कर देना ही पाकिस्तान के समर्थकों के अनुसार सही होगा। और यही बात वो कहते हैं उन लोगों के लिए भी जो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं कि वास्तव में हिंदू और मुसलमान ये दोनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर हैं कि उन अंतरों के साथ ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए ये जरूरी है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत का विभाजन कर देने पर जो पाकिस्तान बनेगा वो एक ज्यादा होमोजेनस यूनिटी के रूप में होगा, एक ऐसी एकता जिसमें समरूपता होगी और ये बात भारत के लिए भी, विभाजित भारत के लिए भी सही होगी। वो कहते हैं कि यदि भारत का विभाजन नहीं होता है और पाकिस्तान और भारत, संयुक्त भारत दोनों के समर्थक यदि एक साथ रहते हैं तो ये भारत कमजोर होगा। और कहते हैं कि इस प्रकार का जो भारत होगा वो सिक मैन ऑफ एशिया के रूप में इसकी स्थिति हो जाएगी, जो किसी के लिए फायदे की बात नहीं होगी। वो कहते हैं कि भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार ऐसी हो जो मजबूत केंद्रीय सरकार हो। यदि देश का विभाजन नहीं होता है और जो वर्तमान स्थिति अर्थात 1940 में जो स्थिति थी, यदि वही स्थिति रहती है तो यदि विभाजन नहीं होता है तो केंद्र सरकार अत्यंत कमजोर होगी, क्योंकि शक्तियों का इस प्रकार से विभाजन होगा और इस प्रकार की सरकार बनेगी जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करने में सक्षम नहीं होगी। तो ऐसा राष्ट्र बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देश का विभाजन हो जाए, लेकिन जो भी सरकार बने राष्ट्रीय स्तर पर वह एक मजबूत सरकार हो, ताकि भविष्य के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक अच्छे और ताकतवर देश के रूप में उभरे। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान को बनवाना चाहते थे? तो ऐसा निष्कर्ष निकालना एकदम गलत होगा। दरअसल बौद्धिक नजरिए से डॉक्टर अंबेडकर ने सभी तथ्यों का विश्लेषण किया है और अपने उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से एक जगह पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो इस्लाम की स्थापित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार गैर मुस्लिमों के साथ इस्लाम के फॉलोअर अस्थायी रूप से शांतिपूर्ण ढंग से रह ही नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं उन लोगों को पाकिस्तान दे दिया जाए। उनके लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा और इसी के माध्यम से शांति स्थापित हो सकेगी। उन्होंने ये भी लिखा कि दरअसल क्यों ऐसा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इतिहास का सम्यक अवलोकन करते हुए न केवल उस समय के इतिहास का बल्कि मध्यकाल से ही हिंदू मुस्लिम रिश्तों का सम्यक विवेचन करते हुए लिखा कि वास्तव में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों ही
एक दूसरे को अपने से इन्फीरियर अर्थात निकृष्ट समझते हैं और दोनों ही एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण है, ये एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, अर्थात सह अस्तित्व इनका नहीं हो सकता। ये साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह ही नहीं सकते। ऐसी कुछ धार्मिक दृष्टि से मूलभूत विशेषताएं और अंतर हैं दोनों समुदायों की, जो कि इनको अस्थायी रूप से एक साथ रहने नहीं देंगी। क्योंकि मुस्लिम समुदाय और विशेष रूप से जिन्ना को इस बात की आशंका है कि यदि भारत का विभाजन नहीं होता और यदि संयुक्त भारत रहता है तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक होने के नाते मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के गुलाम की स्थिति में रहेगा, दास्ता की स्थिति में रहेगा, जो कि उनको कभी भी स्वीकार नहीं था। दूसरी ओर जो हिंदू पक्ष था, या हम कहें वे लोग जो देश के विभाजन के समर्थक नहीं थे, पाकिस्तान बनने के विरोधी थे, उनका ये मानना था कि किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग की मांग के आगे किसी भी प्रकार से घुटने नहीं टेकना चाहिए। ये सारी बातें खुद अंबेडकर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो हिंदू पक्ष था और जो देश के विभाजन का विरोधी था और वो जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, वो 3 आधारों पर अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से इन 3 आधारों का उल्लेख किया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कि हिंदू पक्ष या विभाजन के विरोधी 3 आधार पर पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे हैं। पहला आधार क्या है कि इससे देश की एकता खंडित होगी, हमारी जो यूनिटी है वह हमेशा के लिए समाप्त होगी, भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति अपने देश के टुकड़े होते हुए देखना पसंद नहीं करेगा, स्वाभाविक है। दूसरा कि विभाजन होने से देश की प्रतिरक्षा भी कमजोर होगी। इसका कारण यह है कि जब देश का विभाजन होगा तो सेना का भी विभाजन होगा और सेना में हिंदू के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। विभाजन की वजह से सेना में से बहुत से लोग धार्मिक आधार पर सेना को छोड़ करके जाएंगे और जो लोग सेना में रह जाएंगे तो सेना में भी सांप्रदायिक विभाजन की मनोभावना उत्पन्न होगी जो सेना को कमजोर करेगा। इसलिए यह भी ठीक नहीं होगा, इसलिए भी विभाजन नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो बात है, जो विभाजन के विरोधी थे, पाकिस्तान बनने के विरोधी थे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वे लोग ये तर्क दे रहे थे कि वास्तव में यदि ये मान लिया जाए कि सांप्रदायिकता की समस्या का अस्थायी समाधान करने के लिए पाकिस्तान बना दिया जाए तो वास्तव में इससे सांप्रदायिकता की समस्या भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। हो सकता है कि तात्कालिक तौर पर कुछ समय के लिए वो समस्या कुछ कम हो जाए, लेकिन समाप्त नहीं होगी। इस आधार पर वे लोग पाकिस्तान के बनाए जाने और देश के विभाजन का विरोध कर रहे थे। हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में हिंदू और मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है और स्पष्ट रूप से 2 पक्षकारों के रूप में हिंदू और मुस्लिम, न कि भारत और पाकिस्तान का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। इस प्रकार से उनका ये मानना है
कि यह एक सांप्रदायिक समस्या है। एक और बात उल्लेखनीय है अपनी इस पुस्तक में, देश के विभाजन के संबंध में जो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, वो ये कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांग को नहीं मान रही है, और वो कह रही है कि मुस्लिम लीग वास्तव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं करती है। कुछ सामंतवादी प्रवृत्ति के और जो लोग थे, या समाज के मुस्लिम समुदाय के जो कुछ विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उन्हीं का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है। इसलिए मुस्लिम लीग की मांग सारे मुसलमानों की मांग नहीं है, इसलिए उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए देश के विभाजन के संबंध में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस का ये तर्क गलत है, और कांग्रेस तो शुरू से ही मुस्लिम लीग के साथ समझौतावादी रुख अपनाती रही और गलत मांगों के आगे, मुस्लिम लीग की गलत मांगों के आगे झुकती रही। मुस्लिम लीग की जो भी ज्यादतियां थीं, हिंसा से लेकर के हत्या, रेप इत्यादि की घटनाओं, प्रत्यक्ष कार्रवाई, सारी बातों का, क्योंकि आगे चल करके अंबेडकर ने इस पुस्तक का जो तीसरा संस्करण प्रकाशित किया 45-46 में, तो उसमें उन्होंने कुछ और चीजों को जोड़ा, और उसमें उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा कि देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एपीजमेंट एंड सेटलमेंट। तुष्टीकरण में और एक निश्चित व्यवस्था, समझौते में अंतर है। कांग्रेस मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करते हुए देश की एकता को बचाए रखना चाहती है, जो संभव ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये दोनों लोग एक साथ रह नहीं सकते, मूलभूत अंतर है। सैमुअल हंटिंगटन ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, और उसमें उसका शीर्षक ही है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया में सारी सभ्यताएं एक ओर और मुस्लिम सभ्यता दूसरी ओर, और दोनों सभ्यताओं में मूलभूत अंतर विरोध है। पूरे दुनिया की सभ्यताओं में और मुस्लिम सभ्यता में मूलभूत अंतर विरोध है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वह सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी सुप्रीमेसी को ही स्थापित करते हैं। ऐसे में अन्य समुदायों के साथ इनका सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तो स्पष्ट रूप से डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ तुष्टीकरण की नीति को अपना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हमें एपीजमेंट या तुष्टीकरण की जगह पर हमें मुस्लिम लीग के साथ सेटलमेंट करना होगा। वो सेटलमेंट क्या है भाई? तो पाकिस्तान का निर्माण, एक क्लियर कट समझौता कर दिया जाए, एक बंटवारा हो जाए, दोनों की सीमाएं निर्धारित हो जाएं, दोनों को अपने अपने ढंग से अपनी व्यवस्था, अपने जीवन को संचालित करने का, अपने देश को आगे बढ़ाने का अधिकार हो जाए, दोनों अपने में खुश रहें। इसलिए पाकिस्तान को बनाया जाना उचित है। और वो कहते हैं कि इसको बनाने में कोई हर्ज नहीं है, यदि हम भविष्य के भारत को एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं और एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना भी करना चाहते हैं। तो वो भी ये भी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर खून खराबा, रक्तपात लगातार होता रहे, देश की सांप्रदायिक समस्या बनी रहे, इस को हल करने के लिए भी विभाजन कर देना ही ठीक होगा। एक उदाहरण देते हैं वो अपनी पुस्तक में, उन्होंने एक जगह बड़ा ही रोचक लिखा हुआ है वक्तव्य कि
मदन मोहन मालवीय, जिन्हें हिंदूवादी नेता माना जाता था, और एक नजीबाबाद के एक मौलवी थे अकबर शाह खान। तो दोनों लोगों में अपनी अपनी हिंदू और मुस्लिम श्रेष्ठता को लेकर प्रतिद्वंदिता का भाव चल रहा था। और उस समय बहुत से लोग कहते थे कि पानीपत के युद्ध में 1761 में भले ही प्रत्यक्ष रूप से मराठों की पराजय हो गई हो, लेकिन वो भारत की विजय के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि 1761 के बाद कोई बाहरी आक्रमण, यूरोपियों को छोड़ दिया जाए तो कोई बाहरी मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। तो नजीबाबाद के जो मौलवी हैं वह कहते हैं मौलाना अकबर शाह खान मालवी जी से कि मालवी जी, यदि ऐसी बात है तो पानीपत की एक चौथी लड़ाई हो जाने दीजिए और उसमें पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन श्रेष्ठ है। मैं चाहूंगा कि उस लड़ाई को देखने के लिए आप भी वहां पर आएं। और भी बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी है, जिसका यहाँ पर जिक्र करने पर माहौल थोड़ा और कटुतापूर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस घटना का उल्लेख स्पष्ट रूप से अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। आप चाहें तो उस पुस्तक में इस घटना को पढ़ सकते हैं, विस्तार से लगभग 1-2 पेज में इस घटना का जिक्र किया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि वास्तव में उस समय में सामान्य रूप से जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय था अपनी अपनी श्रेष्ठता के प्रति कितना सचेत था, और इस दृष्टि से एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव और प्रतिद्वंदिता कितनी अधिक थी। ऐसे वातावरण में हम सहअस्तित्व की कल्पना कर ही नहीं सकते। इस दृष्टि से भी विभाजन करके मुस्लिम लीग की इच्छा के अनुसार पाकिस्तान को बना देना ठीक होगा। हालांकि एक बात है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि चाहे जो भी तर्क दिए जाएं, लेकिन भारत में एक राष्ट्र के रूप में ये अभी तक नहीं रहा है और अनेक आधारों पर यह राष्ट्र बटा हुआ है। जबकि वे कहते हैं कि मुस्लिम नजरिए से देखा जाए तो जिन्ना का ये कहना ठीक है कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, क्योंकि उनकी धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उस पहचान के आधार पर उनकी अपनी एक एकता है, उनकी अपनी विशिष्ट जीवन शैली है, और इसके आधार पर वो व्यवहारिक दृष्टि से भी अपनी एकजुटता महसूस करते हैं। उस प्रकार की एकजुटता, उस प्रकार की विशिष्ट पहचान, उस प्रकार की एकरूपता हिंदू समाज के अंतर्गत नहीं है। इसलिए यदि भारत को केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो इस रूप में अभी हम इसे राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते, जबकि पाकिस्तान को हम भविष्य के राष्ट्र के रूप में, जैसा जिन्ना कहते रहे, उस नजरिए से हम देख सकते हैं। अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ये भी बतलाते हैं कि विभाजन हो तो कैसे हो। कई लोग कह रहे थे कि विभाजन होगा तो बहुत प्रकार की समस्याएं होंगी, बड़े प्रकार का खून खराबा होगा, और भविष्य में आगे चल करके ऐसा हुआ भी, 5 लाख लोग मारे गए। तो कैसे? क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बहुत से हिंदू और सिख रह रहे थे, और हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि स्थायी शांति के लिए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक वर्ग अर्थात हिंदू और सिख हैं, उनको जो है भारत वाले हिस्से में वहाँ से ला करके बसाया जा सकता है, और इसी तरह से भारत वाले हिस्से में अर्थात हिंदू सिख बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, उनको यहाँ से ले जाकर के पाकिस्तान में भी बसाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए
कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि यदि देश का विभाजन होता है तो पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए और फिर भारत में कोई मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। ये 1940 की बात है। 1940 में डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा नज़रिया था। हालांकि जिस समय संविधान बन रहा था और देश का विभाजन हो गया था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर का विचार थोड़ा सा बदला। लेकिन अपनी इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में 1940 में स्पष्ट रूप से ये लिखा उन्होंने कि विभाजन हो रहा है तो पूर्ण रूप से विभाजन होना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को यदि धर्म के आधार पर, मुस्लिम राष्ट्रवाद के आधार पर ही पाकिस्तान बन रहा है तो भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को अपने धार्मिक एकता के आधार पर, मुस्लिम राष्ट्रवाद के आधार पर मुस्लिम देश अर्थात पाकिस्तान में ही जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि इस प्रकार से जनसंख्याओं का आदान प्रदान मुश्किल काम नहीं है। इतिहास में वे यूरोप के इतिहास का उदाहरण देते हैं कि बुल्गारिया था या ग्रीस था। वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राष्ट्रवादी भावनाएं उभरी, तुर्की साम्राज्य का विघटन हुआ, तो वहाँ पर इस प्रकार से जनसंख्याओं का धार्मिक आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर विस्थापन हुआ। तो वो कहते हैं कि वो देश छोटे देश थे और बहुत अमीर देश नहीं थे, तो वो ऐसा कर सकते थे, तो भारत और पाकिस्तान भी ऐसा कर सकते हैं और तभी अस्थाई समाधान होगा। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। आज ये बात बुरी लग सकती है और आज के नेता स्पष्ट रूप से इस बात को कहने से हिचकेंगे, लेकिन आज स्थिति क्या है कि देश के विभाजन के बाद भी आज भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं। क्यों लगते रहते हैं? आखिर इन नारों को लगाने वाले कौन से लोग हैं? गहराई से यदि इन पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1940 में जो बात कही आज पूरी तरह से सही सिद्ध हो रही है। देश के विभाजन के बाद भी, क्योंकि ये विभाजन भौगोलिक हुआ लेकिन यह विभाजन अधूरा हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की नजरिए से जिस तरह का विभाजन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। इसीलिए भारत आज भी सांप्रदायिकता की समस्या में उलझा हुआ है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के यहाँ पर जो विचार हैं बहुत नजरिए से सही प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्होंने जब संविधान बन रहा था और जब उन्होंने देखा कि विभाजन ऐसा हुआ जिसमें ये कहा गया कि भारत में जो मुस्लिम रहना चाहते हैं रह सकते हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, तो फिर स्वतंत्र भारत का जब संविधान बनने लगा तो उन्होंने कहा कि फिर अल्पसंख्यक समुदाय भारत में सुरक्षित कैसे रहेगा। तो उन्होंने दुनिया के कई देशों का उदाहरण दिया और कहा कि यदि संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी जाए, जो कि संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित होगा, तो बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा और ऐसे में एक लोकतांत्रिक भारत के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपने ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। और हम जानते ही हैं कि भारत का संविधान बना तो उसके अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक 4 अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। या इसी तरह से अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, उनके लिए शिक्षा और
संस्कृति का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का विजन था। और हालांकि इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी अनेक कारणों से हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो सका। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही, एक तरह से कहा जाए कि एक दूरदर्शी के रूप में अपनी पुस्तक में जो उन्होंने भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी आज 100% सही हो रही है। अफसोस की बात है कि जब कभी भी डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा होती है तो इन सब बातों को भुला दिया जाता है। राजनीतिक चश्मे से अपने फायदे के लिए अंबेडकर की किन बातों को उछाला जाए जिससे कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो सके, उसको तो लोग उछालते हैं, लेकिन वास्तव में एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में निष्पक्ष और निस्वार्थ नजरिए से डॉक्टर अंबेडकर ने सांप्रदायिकता की समस्या और देश के विभाजन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उनको खुद डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को संभालने का दावा करने वाले राजनेता ही भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डॉक्टर अंबेडकर की ईमानदारी नहीं है। वे अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को तो बहुत अधिक उठाते हैं जिनसे कि उनको राजनीतिक लाभ प्राप्त हो, आज के नेताओं और राजनीतिक दलों को, लेकिन उन विचारों को पूरी तरह से गोल कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, जो कि उनके राजनीतिक सांचे में फिट नहीं बैठती। मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू वाली आदत है। तो आज के राजनेता डॉक्टर अंबेडकर को इसी अर्थ में ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्यक रूप से मूल्यांकन, तटस्थ और निष्पक्ष मूल्यांकन, और एक चिंतक और विचारक के रूप में वो कितने महान और दूरदर्शी थे, इस दृष्टि से उनका मूल्यांकन हो नहीं पाया है। हम ये मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही काफी सीमा तक सही है। हालांकि जो लोग भारत के विभाजन के विरोधी हैं और जो लोग जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के विरोधी हैं, उन लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की बातें कड़वी लग सकती हैं या गलत भी लग सकती हैं, लेकिन यदि तटस्थ दृष्टि से देखा जाए, केवल एक भारतीय या राष्ट्र प्रेमी के रूप में नहीं, तथ्यपरक ढंग से देखा जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से अपनी जगह पर सही है। वास्तव में देश का विभाजन एक ऐसी घटना है कि वह एक दुखती हुई रग है हिंदुस्तान के लिए, और उसका जिक्र और उसके इतिहास को ठीक से न तो आज तक बताया जाता है और ना ही पढ़ाया जाता है। शायद ऐसा महसूस करते होंगे लोग कि दुखती हुई रग पर हाथ रखने से दर्द और बढ़ जाएगा, लेकिन अमृत महोत्सव के इस काल में हमें अपने उस इतिहास को भी ठीक से जानना चाहिए। किस प्रकार से तमाम ऐसे नेता जिनको कि हम महान मानते हैं, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए देश का विभाजन करवाने की परिस्थितियां पैदा कर रहे थे, और अंततः उन्होंने ऐसा किया या ऐसा होने दिया, इसके बारे में और भी कई लोगों ने लिखा है। डॉक्टर लोहिया ने द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन के गुनाहगार नामक अपनी पुस्तक में इसका पूरा चिट्ठा खोल करके रखा है। थोड़ा बहुत इस विषय पर इंडिया विंस फ्रीडम नामक अपनी पुस्तक में
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी लिखा है, और बहुत ही कुछ रहस्यात्मक बातें हैं जिनको आज की पीढ़ी यदि जानेगी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होगा कि विभाजन के बारे में पंडित नेहरू क्या सोच रहे थे, गांधी जी क्या सोच रहे थे, सरदार पटेल क्या सोच रहे थे, जिन्ना क्या सोच रहे थे, सी राजगोपालाचारी क्या सोच रहे थे, और अंततः क्या हुआ और क्यों हुआ। उस विषय पर हम अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में उसको यदि विस्तार से बताया जाएगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।